नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आज देश देशांतर में हम बात करेंगे भारतीय गणतंत्र के सपने की जब देखा गया और उसके अब तक के सफर की। भारत ने एक गणतंत्र के तौर पर 71 साल की यात्रा पूरी कर ली है। भारत में पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय परिषदों का चुनाव 1920 में हुआ और दिल्ली में संसद 9 फरवरी 1921 को कनॉट के ड्यूक की ओर से प्रारंभ हुआ। और जिस तरीके से अगर हम भारतीय लोकतंत्र को देखें, यहाँ पर एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए कानून बनाने और शासन में भाग लेते हैं। लेकिन ये जो ताकत है ये शुरुआत में नहीं थी। कैसे इस सफर में ताकत मिली और जब भारतीय गणतंत्र का सपना देखा गया था उस वक्त के हालात क्या थे, कैसे बदलाव और ख़ास तौर पर चुनावी प्रक्रिया और संसद ने इसमें रोल निभाया और उस रोल के बाद जो उसका नतीजा है वो किस तरीके से हमारे सामने है। आज हम इस सफ़र को समझेंगे और समझेंगे अहम पड़ावों को। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अक्षय राउत हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रहे हैं, आपका स्वागत है। पीके मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब हैं जिन्होंने कई दशकों तक संसद को न सिर्फ कवर किया है बल्कि तमाम उतार चढ़ाव और बदलावों को उन्होंने रिपोर्ट किया, करीब से देखा है। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूँगा कि जब हम इस गणतंत्र की 71 साल की यात्रा को देखते हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ दिखती है, जो ताकत दिखती है, वो वोट की ताकत है, वो चुने हुए प्रतिनिधियों की संसद की ताकत है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इस गणतंत्र का सपना देखा गया था, उस वक्त ये दोनों फैक्टर कहां पर थे, किस तरीके से थे और कैसे इस लंबे सफर में इनका रोल हमारे साथ कदमताल के तौर पर रहा है। कविंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज के डिस्कशन के लिए चुना है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसमें 135 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तानी है। 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया को बिलोंग करती है। हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी विभिन्न भाषा है, विभिन्न वेशभूषा है, रहन सहन भी अलग है। लेकिन उन सबको जोड़ने के लिए 1950 में जो हमारा संविधान बना और जो लागू किया गया, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, हमारे यहाँ गणतंत्र का अगर अधिकार जो किया गया, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की गई, तो मैं 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका जिक्र करना चाहूंगा। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है उसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसके अंदर इवन ब्रिटिश सरकार ने भी जन प्रतिनिधित्व की बात की और जन प्रतिनिधित्व को दिया गया। लेकिन जो 1950 में हमारा संविधान आया उसमें सबको वोट का बराबर अधिकार दिया गया। और केवल अधिकार ही नहीं दिया गया, हमारे जो तीनों अंग हैं, वह लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, उनके अधिकारों को भी डिफाइन किया। और ये डिफाइन किसने किया? ये हमारे जो संविधान की प्रियम्बल है वो क्लियर करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों ने इन तीनों अंगों को उनके अधिकार दिए और ये बताया कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। और अगर वो अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के दिए गए जो प्रारूप है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर उसके हिसाब से नहीं करते हैं, तो जनता को फिर ये अधिकार दिया गया कि जो हमारे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं वो दोबारा से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। और वो अगर पहले वाले प्रतिनिधियों ने संविधान के हिसाब से अपना कार्य नहीं किया है तो नए प्रतिनिधियों को उनको दोबारा से सरकार चलाने का अधिकार मिलता है। तो मैं समझता हूं हमारे संविधान के अंदर जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं जो रिपब्लिक के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है कि जो सरकार का पैसा है वो किस प्रकार से खर्च होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑर्गेनाइजेशन है कि पैसा जो है वो ठीक से सरकार ने खर्च किया या नहीं किया उसकी समीक्षा करना, पिछड़े वर्गों का जो है के अधिकारों का ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज का जिस तरह से प्रोविजन किया गया है, मैं समझता हूं ये हमारे रिपब्लिक को आगे ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अगर हम कई बार कंपेयर करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र से कंपेयर करते हैं,
तो रिसेंट एग्जांपल हमारे यहाँ है, जिस तरह चुनाव के बाद हमारे यहाँ सरकार का पीसफुल परिवर्तन होता है और नई सरकार सत्ता में आती है। आपने अभी अमेरिका में देखा कि उस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में भी वो नहीं हुआ है। तो बाई एंड लार्ज जो संविधान ने हमें मशीनरी दी है, हम लोगों ने, जनता ने जो सरकार को मशीनरी दी है, बाई एंड लार्ज मैं कहता हूं बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एबेरेशंस हो सकते हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। उनको देखते हुए उन सुधारों को हम समय समय पर करते रहें और आगे भी सुधार लाने की जरूरत है। किस तरीके से चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया और एक व्यक्ति यानी एक नागरिक के तौर पर जो गणराज्य है उसके सपने को साकार करने के लिए जनप्रतिनिधियों का चयन और उसके जरिए संसद की भूमिका, और अगर मैं समझूं अक्षय जी, इस चुनावी की पूरी जो एक ताकत है, जो उस वोट की ताकत, जो संस्था की ताकत, उसने किस तरीके से इस सपने को पिछले 7 दशकों में हकीकत की तरफ बढ़ाया है, हालांकि तमाम चुनौतियां जरूर रही हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत मूल प्रश्न है ये, और मालहोत्रा साहब ने प्रस्ताव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और देश कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छे से प्रस्ताव रखा। और आपने सही कहा, जो गणतंत्र का या संविधान के तहत जो आशा या जो सपने दिखाया गया है, उसके साथ वोट की एक बहुत अच्छी सी एवं बहुत ही मूल जुड़ाव है। शायद वोट नहीं होता तो ये आशा और सपने नहीं आते। आप एक चीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में मल्होत्रा साहब ने बताया, आप लोग शायद ये पॉइंट मिस नहीं करेंगे कि जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी एक दिन पहले एक संस्था को अडॉप्ट किया जाता है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ मायने रखता है। इसीलिए आज नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी जो फाउंडेशन डे ऑफ ईसीआई को माना जाता है, उसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स हैं, जो फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनको ये महत्व पता था कि ये पहले ये संस्था आएगा। तो इसीलिए ईसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ईसीआई का अडॉप्शन, उसके बाद सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक सब आया और हमने तरह तरह की तरीके से अपने को मजबूत किया। और ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि जैसे मालहोत्रा साहब बता रहे थे, हर चीज को अच्छी तरह से बताया गया है, क्योंकि हम रास्ते कोई भटके नहीं। लेकिन उसमें जो वोट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से वो वोट को जाहिर किया जाता है, सारे लोगों को जोड़ के, जिसको कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कब दिया गया लोगों को। आप देखिए, अगर वेस्टर्न सोसाइटी को जाए, यूरोप को जाए, अमेरिका को जाए, तरह तरह की स्टेप बाय स्टेप वुमेन को एक स्टेप में आया, फिर रेसिस्ट सारे रेस की बेसिस पर हुआ, फाइनेंशियल स्टेटस की बेसिस पर हुआ। लेकिन इंडिया में लोगों ने एक बहुत बड़ा, कुछ लोगों ने तो बोला कि मिस एडवेंचर है कि सबको एक साथ वोट की ताकत दे दिया गया कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जिसका 21 साल है वो आके वोट दे सकता है। और सबसे इक्वालिटी का जो एक जीता जागता सिंबल है और एप्लीकेशन है, वो है वोट। वोट के जरिए आप अपना नुमाइंदा को चुनते हैं और सबका एक वोट, राजा हो, प्रजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबको एक एक वोट। ये बहुत बड़ा एक विचार था उस टाइम, और इसको हम लोग कैसे जी रहे हैं आज की तारीख में, इतने सारे नेशनल इलेक्शंस के बाद, स्टेट जनरल इलेक्शन के बाद, उस वोट को कैसे जी रहे हैं, शायद हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा प्रयोग था और ये प्रयोग जो है आज सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन वोट एक नेसेसरी, इलेक्शन एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन इज इट सफिशिएंट कंडीशन? ये पर्याप्त है क्या? इलेक्शन और वोट क्या पर्याप्त है क्या? उसके बारे में आज विचार करना आवश्यक है। लेकिन संविधान, आप एक चीज में बोल के इस पहली बात को मैं खत्म करूंगा। आज की तारीख में जो कुछ होता है राजनीति में, पार्लियामेंट के अंदर, देश में जो कुछ हो रहा है, 2 शब्द इस्तेमाल किया जाते हैं, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, संवैधानिक विरुद्ध है। उसका मतलब है पूरा देश संविधान को अपना रहा है और संविधान की कसौटी पर सारे निर्णय और सारे इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग देख रहे हैं। गुड गवर्नेंस जाहिर होता है ये संवैधानिक है या नहीं है। उसमें अमेंडमेंट बाद में हो सकता है, अमेंडमेंट में कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे अभी मल्होत्रा साहब ने बताया, डायनामिक सोसाइटी, डायनामिक कंट्री में आएगा। लेकिन संविधान जो है, ये एक हमारा बेसिक लार्ज रिटन स्ट्रॉन्ग लॉ बुक, जिसके पर हम लोग चल रहे हैं, और उसमें वोट एक केंद्र, लोकतंत्र का केंद्र के हिसाब से उभरा है। शेखर सर, अगर हम रिप्रेजेंटेशन को देखें और जब
जो ड्रीम था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, उसमें जनप्रतिनिधित्व या अलग अलग समाज, वर्ग, जाति, धर्म, इलाके, इनके प्रतिनिधित्व की बात शुरू हुई। उससे पहले की तस्वीर जब हम समझें अगर थोड़ा सा, तो शायद हम समझ पाएंगे कि इस टूल या इस ताकत के जरिए किस तरीके से एक गणतंत्र आगे बढ़ता है और किस तरीके से जो सामूहिक, मैं कहूँ कि स्वीकारता है, जो उसके पीछे की ताकत है, वो कई गुना हो जाती है। कविंद्र जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अभी एक लेख में जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक विवरण किया है कि जब पहली डायरेक्ट इलेक्शन हुई 1920 में और आज जब 2019 में जो चुनाव हुआ, कम से कम 100 साल बीत गए बीच में। अगर उसी को आप ले लें कि जो पहले जो डायरेक्ट इलेक्शन में जिन लोगों को चुना गया, उनकी जो बैकग्राउंड क्या थी, उसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब 1920 से लेकर जो जिस तरह इलेक्शन हुई, कौन लोग आए, कौन लोग रिप्रेजेंट किए, उसमें कई महाराजास थे, कई जमींदार थे, लेकर आज अगर आप देखेंगे, आज अगर लोकसभा की केवल जितने मेंबर्स हैं उनके अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो कितना उनमें फर्क पड़ा है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, किस किस क्षेत्र से आए हैं, किस किस भाषा को वहां पे वो रिप्रेजेंट करते, किस किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते, उससे आपको ये बड़ा स्पष्ट होगा कि जो बात इंडिपेंडेंस से पहले की गई, कि क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने तो तय कर लिया था, क्योंकि जब से 1857 हुआ तब से उनको लगा भाई कुछ तो देना होगा ताकि उनके शासन बरकरार रहे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 का भी कारण क्या कि ये देने का काम तब से शुरू हुआ, भाई कुछ तो हम इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तब शुरू हुआ जब हमारी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जो सिपाही म्यूटिनी हुई 1857 से, तब से उन पर एक प्रकार से दबाव था। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे जो 20 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, जो लोग आ रहे थे ना उनके उतनी पावर थी कुछ कहने को या कुछ इन्फ्लुएंस करने को, और धीरे धीरे करके एक समय आ गया था जहां पे उन पर प्रेशर बढ़ा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गई, उसी को कन्वर्ट किया गया। और उसके बाद जब हम 1950 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई, उसमें बड़ा स्पष्ट हो गया कि लेजिस्लेचर का जो इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, वो केवल रिकमेंडेटरी नहीं रहेगा, वो लेजिस्लेटिव रहेगा। उसी दिन तय हुआ कि ये जो हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका क्या व्यवस्था है। ये कोई एक ये नहीं है केवल एक मतलब एक नाम के वास्ते एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये सारी जो पावर्स है गवर्नेंस की वो वहां से आता है। और दूसरी बात, क्योंकि बार बार उस समय भी ऐसे लोग थे, मतलब कुछ भारतीय नागरिक भी थे उस समय जब ब्रिटिश काल में, ये तो ठीक चल रहा है, ब्रिटिश अच्छे हमारे कर रहे हैं, कोई तो सुशासन में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे वेंकैया जी ने अपने आर्टिकल में कहा, और पलकीवाला को कोट करके उन्होंने कहा कि सुशासन एक अलग चीज है और शासन यानी सेल्फ गवर्नेंस वो अलग चीज है। तो गुड गवर्नेंस और सेल्फ गवर्नेंस में अंतर है। और आज हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे सेल्फ गवर्नेंस ऑल्सो कैन बी ए गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो सेल्फ गवर्नेंस। इसीलिए जब अभी जम्मू कश्मीर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शंस हुई, इसीलिए तारीफ की गई कि स्थिति बदलने के बाद भी लोगों के विश्वास जो हमारे सेल्फ गवर्नेंस पे है, लोकल सेल्फ इलेक्शंस पे है, वो कमी नहीं हुई है, ज्यादा बढ़ा है। उनको लगता है कि यही एक माध्यम है, उनको उसमें अच्छी गवर्नेंस मिल सकती है। ये है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बड़ी सक्सेस। रविंद्र, मैं यहाँ शेखर साहब के साथ एक बात पर जरूर थोड़ी सी मैं अपने तरफ से अपना व्यूज थोड़ी सी रखूंगा, क्योंकि वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। एक तो है कि गुड गवर्नेंस के बारे में बात कहा, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में जो बढ़ोतरी आया है, जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में बात किया, वो भी अच्छी है। लेकिन वो क्वालिटी के साथ कुछ कुछ समस्याएं भी आया है रिप्रेजेंटेशन में। आप अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स देखें आजकल कैंडिडेट्स की, या धन बल की बेसिस पर जो लोग आ रहे हैं उनका देखें, वो भी हमने कुछ अच्छे से आगे बढ़े हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी बीच में आया है। तो ये दोनों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में जो राष्ट्र निर्माण में जो लोग जुड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जो प्रबंधन करता है, इसलिए उनको मजबूर होकर बोलना पड़ा कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले रिप्रेजेंटेटिव्स का या जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनका चारों तरफ उनका नाम फैलाया जाएगा, कि सब कोई जाने। मतलब
बात यहाँ तक पहुंच गया है। ये एक समस्या गंभीर है, और भी सारे समस्याएं हैं। हम बिल्कुल। लोग को और जो अच्छी अक्षय, जो आपने कहा, मैं गिनेंगे इसको और थोड़ा इसको सा आगे बढ़ाएंगे। और अगर मैं इस जो आपने कहा कि कुछ व्यापक चिंताएं या चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम उस सपने को हकीकत में बदल पाए हैं। कुछ बड़ी अड़चनें या कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी तरफ हम धीरे धीरे उन्हें दूर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मल्होत्रा साहब मैं बात करूं, क्योंकि विधायिका के नजरिए से प्रभावी कामकाज और वक्त वक्त पर अमेंडमेंट और नए कानूनों के साथ, लेकिन जैसा अक्षय जी ने कहा कि चाहे वो चुनाव में धनबल का प्रयोग हो, ताकत का इस्तेमाल रहा हो, उचित प्रतिनिधित्व किसी एक वर्ग का कम होना, या फिर इसको लेकर जिस तरीके से आकांक्षाएं आम जन की हैं उसको कितना हद तक पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, इस तरफ किस तरीके की चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए किस तरीके से कदम अब तक हमने उठाए हैं। कविंद्र जी, कोई भी सिस्टम संसार के अंदर परफेक्ट नहीं है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए और किसी भी तरह का उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए पॉलिसीज बनाई हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज आप एक पॉलिसी बनाते हैं, उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, वो लेकर के आते हैं। जैसा कि शेखर जी ने कहा कि 1919 में जिस तरह का प्रतिनिधित्व था, 1935 में जिस तरह का प्रतिनिधित्व आया और 1950 में संविधान बनने के बाद जिस तरह के प्रतिनिधि हमारे लेजिस्लेचर में आए, विधायिका में आए, उसमें बहुत तेजी से चेंजेस आया है। और आज एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बनने की, राष्ट्रपति बनने की, मंत्री बनने की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की या कोई भी पद लेने की बात सोच सकता है। ये हमारे गणतंत्र की विशेषता है। लेकिन ये भी बात सही है कि इस तरह के लोगों के आने के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग आए जो जिनको आप अनडिजायरेबल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस थे। और अगर आपने उनको विधायिका में कानून बनाने के लिए बिठा दिया तो शायद जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी डेमोक्रेसी से है वो कहीं ना कहीं जियोपार्डाई होती है। तो उसको ठीक करने के लिए समय समय पर संविधान में और कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं किए गए। अगर आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की एक्ट की बात करें तो समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से संशोधन होने चाहिए शायद नहीं हुए हैं। क्योंकि वो नहीं हुए तो इस तरह के वॉइसेस आते हैं। लेकिन ये कहना कि सिस्टम जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, मैं समझता हूं ये बात ठीक नहीं होगी। सिस्टम ठीक काम कर रहा है, उसमें और संशोधन की जरूरत है। तो मैं समझता हूं आज भी हमारे संविधान में कमी नहीं है, कानून में कमी नहीं है। जो लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो उसको उस स्पिरिट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे ये कानून बनाए गए थे? तो मैं समझता हूं हमारा देश और अधिक तरक्की कर सकता है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ताकि वो लेजिस्लेचर में ना आए, पब्लिक सर्विसेज में ना आए, कोई किसी को नहीं रोकता कि इसके ऊपर आप कानून ना बनाएं। कानून है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी आई हैं, कानून में भी सुधार लाए गए हैं और सुधारों की आवश्यकता है ताकि हमारा गणतंत्र जो है और अधिक मजबूत हो, जो आज है उससे अधिक मजबूत हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। शेखर सर, अगर हम संसद के इतिहास को देखें और इस पूरे सफरनामे में अब तक के, क्योंकि जो जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है उनकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। अगर उन आकांक्षाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में उठाए गए कदमों को देखें या आमजन की उन आकांक्षाओं को हम कितना पूरा करते हुए नजर आए हैं पिछले 7 दशकों में, वो क्या है और किस तरीके से इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है? कविंद्र जी, मैं अक्षय जी को भी थोड़ा वो जो पॉइंट शायद उन्होंने गलत मुझे समझाया, क्योंकि बात यह है कि कई अच्छी चीजें हैं, ये सब स्वीकार करते हैं, इसका मतलब नहीं है फ्लॉस नहीं है। और वेंकैया जी का इसीलिए उन्होंने लेख लिखा, उस लेख में बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली एक सर्वे बनाया गया जिस सर्वे में भारत को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी दिखा गया। उस इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट उन्होंने एक रैंकिंग देते कह दिया कि भारत रैंकिंग में नीचे पीछे चला गया, 2 जगह पीछे चला गया। उसको रेफरेंस डायरेक्टली ना लेके वेंकैया जी ने अपने लेख में यही कहा है कि डेफिसिट हो सकती है हमारी डेमोक्रेसी में। वो डेफिसिट्स की बात अक्षय जी और मल्होत्रा जी दोनों ने जिक्र किया, वो है यूज ऑफ मनी पावर। और उसके बाद अभी कई जो क्रिमिनल बात हुई, जो पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हुई, यूज ऑफ मनी पावर, मसल पावर। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन में क्या सब श्रेणी को मिल रहा है? अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति को ले लीजिए, क्या उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन, क्या वो सबको मिल रहा है? क्या वो पूरा रिप्रेजेंटेशन है या एक ही परिवार उसी को लगातार चल रहा है? ये भी बात है कि रिप्रेजेंटेशन कैसी हो रही है।
महिलाओं की कितनी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, महिलाओं की संख्या कितनी है टोटल से, ठीक है वो फिगर बढ़ रही है, लेकिन क्या वो फिगर एडिक्वेट है? ऐसी कई बातें हैं, वो डेफिसिट्स है, वो फ्लॉस नहीं है। और दूसरी बात जो वेंकैया जी ने भी कहा और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो सब कह रहे हैं, लेकिन बात जैसे मतलब पूर्व काल से जैसे बासवेप्पा का अनुभव मंडप था, कई उसमें ग्राम सभाएं थे, उस समय भी थे जो प्राचीन काल में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहे हैं। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी को एक वेस्टर्न यार्डस्टिक से नहीं देखना चाहिए। ये बात वेंकैया जी ने भी अपने लेख में कहा। उस दिन प्रधानमंत्री भी जब राज्यसभा में ये कर रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे प्रेसिडेंट्स मोशन ऑफ थैंक्स में, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट जस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ जनसंख्या, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने कहा। यानी यहाँ की जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, ये काफी दिनों से है, काफी मतलब कई सालों से, प्राचीन काल से है। इसीलिए कोई वेस्टर्न मॉडल यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात आपने जो कहा कि भाई सबसे बड़ी बात मैं समझ रहा हूं, कई चीजें बदले हमारे देश में, कई काम हुए हैं, हर सरकार ने कुछ ना कुछ करके गए हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो आज है कि आज पीपल जो है, जो जनमानुष जो है, उनके अंदर एक है कि और चाहते हैं कि जो विकास और तेजी से हो, क्योंकि ये सारे जो बुनियादी जो समस्या हैं, इसको लोगों की अपेक्षा है कि संसद जैसे इंस्टीट्यूशंस उसमें विड़ंबना करके उसको ज्यादा तेजी से विकास को और आगे बढ़ाए। ये सबसे बड़ी मांग है लोगों की तरफ से। कविंद्र जी जी, एक चीज और अक्षय जी, एक जो जब किसी भी इस तरीके से हम संसदीय लोकतंत्र और उसके सफरनामे को देखते हैं, उसकी मजबूती कहते हैं कि वहां के हिस्सेदारी, यानी कि चुनाव में जनता की हिस्सेदारी कितनी ज्यादा है। क्या ये कहना ठीक होगा? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शहरी जो आबादी होती है वो धीरे धीरे इसकी तरफ उदासीनता के लक्षण नजर आते हैं, और युवाओं का राजनीति से दूर रहना या प्रतिनिधित्व उतना आबादी के लिहाज से ना आना, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, जिसको फोकस करना होगा। हाँ, दो चीजों के ऊपर मैं थोड़ी बात करूंगा। एक तो आपने जिक्र किया कि लोगों का पार्टिसिपेशन, ये जो फंक्शनल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे रहा है, वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। खास करके शहरी उदासीनता, चाहे यूथ का पार्टिसिपेशन हो, कभी कभी वुमेन का पार्टिसिपेशन भी पीछे रह जाता है, और जिसका एक जो रिकॉग्नाइज किया गया 2009-10 में चुनाव प्रबंधन के द्वारा। देखिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन दो कारण से होता है। एक पॉलिटिकल डायलॉग कितना स्ट्रांग है, या पॉलिटिकल स्टेक होल्डिंग, वो एक हो गया। एक हो गया जो प्रबंधन और सोशल मेथड्स के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों का पार्टिसिपेशन और वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कितना होता है। नहीं तो कंपलसरी वोटिंग तो हो ही सकता है, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जब 40, 45, 50% रहा है राष्ट्रीय चुनाव में या स्टेट जनरल इलेक्शन में, तो एक बड़ा चिंता भर कर उभरा। और कुछ लोग पाए गए, चाहे यूथ हो, चाहे अर्बन, आपने शहरी उदासीनता का बात किया, और उसको फाइट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मुहिम जारी हुआ 2009-10 में, जिसको सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहते हैं, स्वीप। और उसका रिजल्ट ये हुआ है 5, 10, 15% का इजाफा हुआ है वोटर्स पार्टिसिपेशन। लेकिन जिस मनीषा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर लोगों के हाथ में दे गए थे 21 ईयर में, बाद में 18 साल हुआ, वो आज तक रियलाइज नहीं होता है, जब तक हर भारतीय सिटीजन जो कि इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए पंजीकृत, वो हो गया, और जो पंजीकृत होगा वोट देगा। जब तक वो नहीं आता है तब ये सफर जारी रहेगा। लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ये हो गया पार्टिसिपेशन के बारे में। लेकिन जिस चीज का आपका एक मूल प्रश्न था, जिसका शेखर जी ने बहुत अच्छी जवाब भी दिया, वो है आशा और आकांक्षा। क्योंकि मैं कुछ प्रोग्राम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ हूं कि जो मिशन मोड में था, आशा और आकांक्षाएं, क्या ये रिपब्लिकन स्पिरिट जो है, रिपब्लिकन एथिक जो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डल डॉक्यूमेंट अपने आप में नहीं है, वो कुछ आशाओं को जगाता है। उसमें जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन देखा है, 600 मिलियन ओपन डेफिकेटर्स थे, अभी आज की तारीख में सबके पास टॉयलेट है। पानी के बारे में जिक्र हुआ, 2024 तक फंक्शनल टैप वाटर सबको देना है। या आज सबसे एक आईटी में एक सुपर पावर हम लोग हैं, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, या 14-16% लिटरेसी से हम अभी 75-80% की तरफ आ गए हैं। ये हम लोग भारत को अगर देखेंगे, इतना बड़ा मैजिक है, ये कोई छोटा उपलब्धि नहीं है।
और हम लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कभी हेल्थ के बारे में काफी बात हो रहा है, अभी 137% एक साथ में इंक्रीज हुआ कि हेल्थ एक वेलबींग को माना गया कि भाई, नहीं तो बात हो रहा है कि 2% जीडीपी से भी एलोकेशन कम में होता है। लेकिन अभी ये जो पड़ाव हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, ये आशा और आकांक्षा को मिलने के लिए। लेकिन कभी कभी चाहे माल्होत्रा साहब हो चाहे शेखर साहब हो, हम लोग को मानना पड़ेगा कभी अगर इसका भी कभी कभी बहुत सारे चीज है जो हमें अभी भरना है। जैसे माइग्रेंट प्रॉब्लम पैंडेमिक के अंदर हुआ, लेकिन उसको देखें कि पैंडेमिक को हमने कैसे कंट्रोल किया, जो कोविड-19 को कैसे वैक्सीन जल्दी आया और वैक्सीन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सारे दिखा रहा है कि रिपब्लिकन जो स्पिरिट है, हमारा जो सोच था 1950 में, 1947 में आजाद देश, 1950 में रिपब्लिक, इसको मिला के जो सोच है, ये सोच अच्छी तरह बढ़ रहा है और कार्यान्वित हो रहा है, लेकिन सफर अभी जारी है। मल्होत्रा सर, एक आखिर में सवाल, बहुत संक्षेप में, सिर्फ वक्त कम है, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ और जब उस गणतंत्र के सपने को देखा गया, हर एक का एक दायरा सीमित किया गया और चेक एंड बैलेंस के अलग अलग सिस्टम बनाए गए, जिसमें संसद के पास एक अलग ताकत, कोर्ट्स के पास एक अलग ताकत, और जो इम्प्लीमेंट करने की शक्तियां हैं वो एक अलग सिस्टम के साथ में। ये जो है बैलेंस और ये जो बंटवारा था, इसने किस तरीके से इस बढ़ते सफरनामे को ज़्यादा ताकत दी है और उस सपने को साकार करने में अपना रोल अदा किया है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसमें मैं 3 या 4 पॉइंट बताना चाहूंगा। फेयर इलेक्शन, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड गुड गवर्नेंस। और मैं समझता हूं इन चारों मैटर्स के ऊपर अगर हम देखें तो हमारा रिपब्लिक जो है उसने एक कुछ ना कुछ अचीव किया है, जो हमारी दशा 1950 में थी जब हमें स्वतंत्रता मिली, और जिस स्थिति में आज हैं, वर्ल्ड में जो हमारी रैंकिंग उस समय थी और आज थी, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में अगर मनी पावर को लेकर के कोई इशू आए हैं, मसल पावर को लेकर इशू आए हैं, उसके लिए हमें कानूनों में संशोधन करके ठीक करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा यूथ है वो सामने आए और इस रिपब्लिक में अपना कंट्रीब्यूशन जो है, जितना वो अभी तक दे रहा है उससे अधिक कंट्रीब्यूशन दे। और जो हमारी सरकारें बनाई गई हैं, वो सरकारें संविधान में जो जो उनको सीमाएं दी गई हैं, उन सीमाओं के अंदर रह के अपनी कार्यशैली जो है, अपना कार्य जो है वो पूरा करें। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।